डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही है सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, मीन्स आपको ऑलरेडी ये चीज़ सब पता होंगी। कंसेप्ट इन केमिस्ट्री जो आपने 9th और 10th में भी कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, ये अब उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम है एक तरीके से। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ हैं। जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, आयंस क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, ये सब चीज़ हम 9th 10th में पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम नया एक, ऑलरेडी आप इसको जानते हैं लेकिन मैटर से डिस्कस करते हैं क्योंकि ये चैप्टर का पार्ट भी है। तो मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। हम देखते हैं हर जगह हम इस वर्ड का यूज कर देते हैं मैटर। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास एंड देयर प्रेजेंस इज फेल्ट बाई वन और मोर आवर 5 सेंसेस। हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं। उन सेंसेस में से किसी एक या एक से अधिक सेंस उसे कर पाए, वो आपका मैटर है। जैसे अगर एयर है तो एयर को हम देख नहीं पाते हैं लेकिन सेंस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। तो उसी तरीके से जैसे कोई आपका मैटर है तो मैटर आपका स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका मास है या हम उसको फील कर पा रहे हैं, वो मैटर है। अब मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई का मतलब होता है कि मैटर जो है आपका वो कितने टाइप का हो सकता है। तो इसके लिए हम एक क्लासिफिकेशन ले सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे, क्लासिफिकेशन क्या है, आप इसको 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो चीज़ों को। जैसे एक है फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंडीशंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंडीशन। यहां पे फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि देयर स्टेट इन विच दे एग्जिस्ट। जैसे कोई भी मैटर है वो 3 फेज में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और इधर हम कह सकते हैं गैस। इसको डिफाइन कैसे किया जाए। सॉलिड क्या है, सॉलिड आर दोज which have definite shape and size, which have definite shape and size। इनका शेप और साइज डेफिनेट है। यहां पे आप कहेंगे लिक्विड में जो है इसमें वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम इसका फिक्स्ड है, शेप जिस भी आप इसको बर्तन में जिस भी बोतल में उसमें आप डालेंगे वो उसी का शेप ले लेगा। तो इसका मतलब ये है, जैसे अगर हम ग्लास में वाटर ले रहे हैं तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, उसको थर्मस में ले रहे हैं तो थर्मस का शेप ले लेगा। वॉल्यूम उसका निश्चित है कि आपने 100 ml लिया है या 200 ml लिया है। गैस, किसी भी अगर आप कंटेनर में गैस को लेंगे तो गैस उस पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई करेगी, पूरे कंटेनर में फैल जाएगी। अगर आपके पास सपोज आपके पास 100 ml गैस है या 1 लीटर गैस है और उसको आपने जो है एक बहुत बड़े वेसल में रखा तो उसको भी ऑक्यूपाई कर लेगी, छोटे वेसल में रखेंगे तो उसका वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर लेगी। तो गैस मैटर की वो स्टेट है जिसका ना शेप फिक्स है और ना जिसका वॉल्यूम फिक्स है। तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है, गैस का वॉल्यूम वही होता है जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है। जिस कंटेनर में उसको पोर किया जा रहा है वो ही उसका वॉल्यूम है। अब दूसरी चीज है केमिकल क्लासिफिकेशन हम कैसे कह सकते हैं। तो 2 चीजें होती हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या है, होमोजीनियस सिस्टम या होमोजीनियस मैटर क्या है। होमोजीनियस मैटर्स आर दोज इन विच the matter exists in one phase throughout or in bulk। आप जैसे कह सकते हैं अगर आपने वाटर में नमक को ऐड किया यानी सॉल्ट को ऐड किया तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन
कैसा होगा? होमोजीनियस। क्योंकि होमोजीनियस का मतलब एक फेज बन गई। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दी salt and water which is exist in that solution. So chemical classification हम कह सकते हैं कि हम भाई दो तरीके से कर ले केमिकल क्लासिफिकेशन। एक तो हम ये भी कह सकते हैं कि होमोजीनियस, और एक हम कह सकते हैं ये इधर हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो इसमें होमोजीनियस में मैंने आपको एग्जांपल बताया, हेट्रोजीनियस में वाटर में आप सैंड मिला दीजिए तो आपको हमेशा दो फेज दिखेंगी, एक सॉलिड फेज दिखेगी और एक लिक्विड फेज दिखेगी। ऐसा सिस्टम जिसमें कि आपको दो फेज दिखाई दे रही हैं, ऐसा सिस्टम आपका कहलाएगा हेट्रोजीनियस सिस्टम। यहां पे आ जाइए। यहां पे अब हम देखते हैं फिजिकली अगर हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं तो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तीन तरह का आपका मैटर है। अब यहां पे एक चीज और आती है। यहां पे हम कह सकते हैं एक तरह से कि केमिकल क्लासिफिकेशन में आप ये भी कह सकते हो कि प्योर सब्सटेंसेस, और एक कह सकते हो मिक्स्ड सब्सटेंसेस, एक कह सकते हो मिक्स सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या है? प्योर सब्सटेंसेस दो तरह के होंगे भाई। एक तो होंगे आपके एलिमेंट्स और एक होंगे आपके कंपाउंड। अब यहां पे बस इन छोटी छोटी चीजों को हमको बार बार देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मैटर है, अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना है, तो उसे आप कहेंगे एलिमेंट, प्योरेस्ट फॉर्म। और अगर वो एक या दो से अधिक मैटर से, दो या दो से अधिक पार्टिकल से मिलके बना है, तो उसे कहेंगे कंपाउंड। जैसे अगर आपको मैं कहूं कि अगर आप हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट हुआ, और कंपाउंड में H2O हाइड्रोजन, जैसे आप देखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये दोनों अलग अलग क्या हैं? अलग अलग दोनों एलिमेंट है। ये हाइड्रोजन एलिमेंट, ये ऑक्सीजन एलिमेंट, दोनों अगर मिल जाएंगे तो बन जाएगा H2O। मतलब ये किसी चीज से मिलके बनेगा, दो या दो से अधिक चीजों से मिलके बनेगा, जबकि ये प्योरेस्ट फॉर्म है, ये किसी से मिलके नहीं बना है और ना ये फर्दर टूट सकता है किसी छोटी चीज के अंदर। तो दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म। अब हम ये कह सकते हैं, जैसे मटेरियल कहते हैं, मटेरियल, तो मटेरियल का मतलब क्या है? मटेरियल का मतलब है, मटेरियल दोनों तरह का हो सकता है। मटेरियल होमोजीनियस भी हो सकता है और मटेरियल हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। तो अब ये एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है सॉलिड, लिक्विड और गैस का। अब केमिस्ट्री में यही जो है हमारा स्टडी होती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो इस बार अपन जो है 11th में गैस के बारे में है, फिर आगे हम देखेंगे 12th में लिक्विड के बारे में आएगा और सॉलिड के बारे में आएगा। तो अभी जो है हम यहाँ पे नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन अपन पढ़ लिए। अब मैटर को मैं एक तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि इसमें कह सकते हो आप कि बेटे एनीथिंग which occupy space having mass and which is felt by any one or more of our senses। ये इसकी डेफिनेशन है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग masses and which is felt by any one or more of our senses।
जो हमारी किसी हम कुछ उसको सेंस कर सके, जैसे टेस्ट है, टेस्ट से भी, और जैसे हम एयर है, एयर हमको फेल्ट होती है, एयर हमको दिखाई नहीं दे रही है, फेल्ट है। तो इस तरीके से हम मैटर को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अगला जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है मोल एंड मोल कंसेप्ट। मोल एंड मोल कंसेप्ट है क्या चीज? देखो बेटे, सबसे पहले आप बिल्कुल बेसिक चीज पे चले जाओ। मोल को समझने से पहले आप मुझे ये बताइए कि एक दर्जन या एक डजन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डजन, तो 1 डजन, हाउ मच क्वांटिटी इन 1 डजन? मीन्स 1 डजन इज इक्वल टू 1 डजन इज इक्वल टू 12 नंबर। अगर हम किसी भी चीज को ये कह रहे हैं कि हमारे पास 1 दर्जन है, यानी मेरे पास 1 डजन, मेरे पास अपने मार्कर हैं, तो मेरे पास कितने मार्कर हैं? 12 मार्कर। तो इसी तरीके से देखिए क्या है बेटे, एटम में, एटम खुद बहुत छोटा है, मतलब एटम यू कैन नॉट सी एटम, एटम के अंदर भी सब पार्टिकल है, मतलब एटम खुद कुछ सब पार्टिकल से मिलके बना है। तो एटम जो पार्टिकल से मिलके बना है उनके नाम आपको पता है ऑलरेडी, उनका नाम है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपका इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा मैं अभी मोल को थोड़ा 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा इनको समझ ले। आपको पता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रहता है। कहाँ रहता है? सेंटर में रहता है, न्यूक्लियस में। ये कैसा होता है? ये न्यूट्रल होता है। ये कैसा होता है? ये निगेटिवली चार्ज होता है। आगे पढ़ते रहेंगे इनको। ये दोनों किसी भी एटम के सेंटर में रहते हैं, और किसी भी एटम का मास जो होता है वो क्या होता है? एटॉमिक मास। किसी भी एटम का मास क्या होगा? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इनके मास को अगर आप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका एटॉमिक मास। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट, किसी में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, इस चीज को हम देखते हैं। तो अब देखिए आप कि होगा क्या, यहां पे समझने की बात है ये कैसे होगा। मोल, अब आप आ जाइए मोल पे। तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कोई एटम है, उस एटम का साइज खुद बहुत छोटा है, फिर उसके अंदर भी छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे वो मिलके बना है, तो यानी वो और भी छोटी होंगी, तो उनका मास और भी कम होगा। तो अब क्या है कि उनको काउंट करना थोड़ा टिपिकल है। तो जैसे हम ये कह देते हैं कि हम ये ना कह के कि मेरे पास 16 बनानास है, मैं कह देता हूं कि मेरे पास 5 डजन बनाना है। तो इसी तरीके से एक मोल जो है, मोल को आप कह सकते हो कि मोल एक यूनिट है। मोल एक यूनिट है जिसका वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको एक चीज समझनी है कि मोल का सीधा सीधा मतलब है कि एक संख्या, एक नंबर। अगर मेरे को कोई ये बोल रहा है कि मेरे पास आई हैव 1 मोल ऑफ पेन, तो इसका मतलब उसके पास कितने पेन है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर वेरी हाई। ये बहुत बड़ी संख्या है। इसके सामने 23 टाइम्स जो है आपकी 0 लगेंगी, तो आप समझिए कितनी बड़ी संख्या है। तो उतनी बड़ी संख्या को बार बार काउंट करने से अच्छा है कि उतनी संख्या को हमने कह दिया 1 मोल।
किसी के पास अगर 2 मोल है तो 2 इंटू 6.022, किसी के पास 10 है तो 10 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये एक सिंपल सी बात है। अब यहां पे मोल में ही हम स्टार्ट करेंगे कि मोल को निकालते कैसे हैं, यानी मोल कंसेप्ट क्या है, मोल को आप बताते कैसे हो। तो मोल को समझिए भाई, मोल जो है उसका मतलब है मास। ये सिंपल फॉर्मूला अपने को याद रखना है, मास गिवन अपॉन मोलर मास, मोलर मास। अभी मैंने आपको बेटे इससे जस्ट पहले मैंने आपको अभी बताया था कि एटॉमिक मास, जैसे अगर आप कार्बन लेते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ये होता है 6, यहाँ 12, तो इसका एटॉमिक मास कितना हुआ 12। एटॉमिक मास 12 है, 12 के आगे कुछ नहीं लिखा है, कोई यूनिट नहीं लिखी है, लेकिन अगर आप 12 के आगे ग्राम लगा दो तो ये इसका मोलर मास हो जाएगा। 12 ग्राम मोलर मास किसका है, कार्बन का। तो किसी का भी जो एटॉमिक मास है वो एमयू में होता है, ये उस मोलर मास को के आगे आप ग्राम लगा दीजिए तो आपका ये हो जाएगा मोलर मास। अब यहां पे जो अगर आप गैस के लिए बात कर रहे हैं, है ना, मोल्स ऑफ गैस निकालने हैं आपको, तो आप फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ गैस, है ना, मोल्स ऑफ गैस। ये आइडियल गैस के लिए लिखा जाता है भाई, आइडियल गैस, आगे बताएंगे आइडियल गैस क्या होता है। दूसरा यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। यहां पे एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी मतलब उसका वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या है, इस चीज को अपॉन 22.4 लीटर। आप इससे इसको डिवाइड करिए तो आपके गैस के मोल निकल के आ जाएंगे सिंपली। इसके लिए हम कुछ छोटी सी इसमें हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। उस छोटी सी एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे, जैसे आप एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन लिखेंगे अपन के find the number of moles of atoms, find the number of, यहां पे मैं लिख देता हूं, चलिए, find the number of moles of calcium in 120 gram of calcium. Find and also find number of atoms. बहुत ध्यान से इसको देखना है क्योंकि ये चीजें बार बार आती हैं, कई जगह मोल लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। तो इसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हम मोल निकालेंगे। तो मोल के लिए हमने लिखा मोल, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मास गिवन अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पे देखिए मास गिवन कितना है 120 ग्राम, और कैल्शियम जो है, कैल्शियम का मोलर मास होता है 40। तो कैल्शियम का मोलर मास 40, अगर मैं मोलर मास बोल रहा हूं तो इसका मतलब 40 ग्राम, क्योंकि उसका एटॉमिक मास होता है 40। लेकिन अगर आप उसे मोलर मास बोलना चाह रहे हो तो इसका मतलब है 40 ग्राम। मोलर मास को आप समझिए कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट एटम। तो इसको 40 ग्राम हो गया। यहां से इसको देखिएगा तो ये कितने हो गए 3 मोल्स। यानी अगर मेरे पास 120 ग्राम कैल्शियम है ना, तो जनरल मतलब इसमें आप क्या निकालेंगे कि उसमें मोल कितने हो गए 3 मोल।
तो अब ये आपसे कह रहा है कि इसी 120 ग्राम में कैल्शियम के एटम कितने होंगे भाई। तो कैल्शियम एटम कितने होंगे। तो कैल्शियम एटम जब हमको पता चल गया है कि हमारे पास 120 में 3 मोल्स होते हैं, तो 3 मोल्स का मतलब क्या है, 3 मोल्स का मतलब है, यानी आप इस 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इतने भैया हमारे पास एटम्स बन गए। कौन से एटम, कैल्शियम के। अब जैसे अगर सपोज मेरे पास मुझे किसी ने मेरे को दिया 180 ग्राम वाटर, 180 ग्राम वाटर दे दिया मेरे को। अब मेरे से कह रहा है कि इस 180 ग्राम वाटर में कितने मोल वाटर है, 180 ग्राम वाटर में कितने मोल है। तो अब वाटर क्या होता है भाई, H2O। तो H2O का मोलर मास कितना होगा, 18 होगा। देखिए 16O2 18। तो यहां पे हमारे पास दिया कितना है 180 और इसका मोलर मास हो गया, तो इस कितने हो गए 10। तो 10 मोल्स जो है मेरे पास, जब मेरे को किसी ने 180 ग्राम वाटर दिया तो मेरे पास मुझे कितना मोल दे दिया वाटर के 10। तो अब मुझसे पूछता है कोई कि इस 180 ग्राम वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो सिंपली 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतने H2O मॉलिक्यूल। यानी अगर मेरे को किसी ने 180 ग्राम वाटर पीने के लिए दिया तो इसका मतलब उसने मेरे को दिए हैं 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो हमारे मन में ये बात हमेशा आती है कि जैसे हमारे पास एक गिलास पानी है, तो यानी हाउ मच H2O वी आर टेकिंग, हाउ मच H2O मॉलिक्यूल वी आर टेकिंग। तो इसका सिंपल क्या है, जितना भी आप वाटर ले रहे हैं उस वाटर का आप मास निकालिए और मास को उसके मोलर मास से डिवाइड करिए, आपके मोल्स आ जाएंगे। मोल्स जो है वो 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। जितने भी आपको मोल्स मिलते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दैट इज टोटल मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मास ऑफ वाटर। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहां पे देखेंगे कि प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है अपनी। प्रॉब्लम नंबर 2 है, इसमें लिखेंगे फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स in 34 gram of NH3 and 44.8 liter of CO2। अब क्वेश्चन को समझिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 34 ग्राम ऑफ NH3। किसके मोल्स जानना चाहता है वो, इसमें उसके पास 34 ग्राम NH3 था, उस 34 ग्राम NH3 में वो जानना चाहता है कि कितने मोल्स NH3 के हैं। बाद में ये भी पूछ सकता है कि कितने मॉलिक्यूल्स NH3 के हैं। तो मोल्स निकालने के बाद हमारी प्रॉब्लम अपने आप सोल्व हो जाती है। जैसे ही मोल्स आएंगे, अगर हमसे मॉलिक्यूल पूछेगा तो आगे उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन देखिए बेटा, हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स तो क्या होता है, मास गिवन अपॉन मोलर मास, मास गिवन अपॉन मोलर मास। आप देखिए मास कितना गिवन है अपने को है 34 ग्राम और मोलर मास कितना होगा 17 ग्राम, क्योंकि नाइट्रोजन का होता है 14 और H है अपने पास 3, एक का होता है 1 तो 3 का होगा 3, तो ये हो गया 17। गॉट इट। तो
ये कितने हो गया 17 टू द 34। तो अपने पास कितने मोल आ गए NH3 के 2 मोल्स। अब यहाँ पे पूछा नहीं है, लेकिन अब अगर यही पूछ ले कि 34 ग्राम में NH3 के मोलिक्यूल्स कितने हैं, तो मोलिक्यूल्स के लिए आप क्या करोगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। इसमें आपको देखिए यहां पे डिफरेंस आ गया। अगर आप देखो तो NH3 अमोनिया भी एक गैस है और CO2 भी एक गैस है। फॉर्मूला दोनों के लिए अलग अलग अपन लगाएंगे, क्योंकि यहां पे हम लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना, गिवन, और यहां ब्रैकेट में लिखते हैं STP, मतलब STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। अगर अपने को यहां कुछ दिया नहीं है तो इसका मतलब हम STP की ही बात कर रहे हैं। अगर इसने ये नहीं कहा है कि 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP, ऐसा नहीं लिखा है, तो इसका मतलब वो STP ही बोल रहा है। अगर उसको STP नहीं बोलना होता तो वो कंडीशन देता हमें कुछ और, हम वो टेम्परेचर देता या हमको प्रेशर देता, तब हम उसको फिर स्टैंडर्ड पे लेके आते। अपॉन 22.4 लीटर। अपने पास वॉल्यूम कितना दिया है इसने, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस आपको पता है लीटर्स में है, तो लीटर कितना, यहां पे कितना हुआ 44.8 लीटर अपॉन 22.4। तो आप देखेंगे लीटर से लीटर का कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया 2 मोल्स। अगर अब यहां पे आपसे पूछने लगे कि CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो भाई जैसे आपने निकाला ऐसे इसको कर दोगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो सिंपल है। अब इसमें आपको देखिए यहां पे बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन एक ही जगह जाके होता है यहां पे, जो मोस्टली हमने स्टूडेंट्स में देखा है कि यहां पे दिया है 34 ग्राम ऑफ NH3, तो थोड़ा सा यहां पे हमको जल्दबाजी नहीं करनी है। यहां पे हमको समझना है भाई कि 34 ग्राम दिया है, ग्राम मतलब मास दिया है, और यहां पे ये दिया है लीटर, लीटर मतलब 44.8 लीटर, 44.8 लीटर मतलब वॉल्यूम। यहां क्या है वॉल्यूम और यहां क्या है मास। तो वॉल्यूम जहां आ जाएगा फार्मूला ये लगेगा, मतलब गैस की बात हो रही है, तब वॉल्यूम आ गया, और ये अगर है तो ग्राम है तो मास आ गया। यहां पे उसने गैस ही है लेकिन गैस का वेट करके दिया है, यानी मास दिया है, और यहां पे उसका वॉल्यूम दिया है। तो इस तरीके से यहां पे ये दो तरह की चीजें होती हैं। अब यहां पे हम एक चीज करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, इसको मैं रब करता हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा जहां तक है, ये नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। अब फाइंड द मास ऑफ 112 लीटर ऑफ, फाइंड द मास ऑफ 112 लीटर ऑफ N2 at STP। थोड़ा सा ट्रिकी हो गया ये क्वेश्चन। ट्रिकी समझ ये कैसे हो गया, फाइंड द मास ऑफ 112 लीटर ऑफ N2 एट STP। STP आपको दिखाई दे दी, समझ में आ गया, हमने अभी बताया था। STP का मतलब क्या है, STP का मतलब है स्टूडेंट्स कि STP में वो बात कर रहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और अगर वो नहीं देता तब भी STP ही बोला जाता, लेकिन इसने STP दिया, अच्छी बात है। फाइंड द मास ऑफ 112 लीटर ऑफ N2 एट STP। तो भाई यहां पे आपको समस्या आ गई। इस समस्या का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस समस्या का सॉल्यूशन ये है कि पूछ लिया है इसका मास, दिया है वॉल्यूम, तो सबसे पहले हम क्या करें कि हम इसको देखते हुए कोई फार्मूला अपन को याद आता है, तो हम यहां पे करते हैं मोल्स ऑफ
N2 गैस, हम N2 गैस के मोल निकालते हैं, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम गिवन कितना गिवन है STP पे अपॉन 22.4। तो अपन क्या करेंगे, इधर करेंगे 112 और ये हो जाएगा 22.4। तो ये 22.4 जैसे इसको आप करोगे तो आपका कितना आना चाहिए, ये कितना आना चाहिए 22.4, ये लगभग आपका आएगा 2 10 4 20 ये आ जाएगा लगभग 5 आ जाएगा, क्योंकि देख लीजिए आप 5 आएगा, ये 5। अब ये 5 आ गया क्योंकि 25 100 होता है, आगे कितना दिया हुआ है 2, तो 2 5 10 और ये कितना है 4.4, 4 5 20, तो ये हो गया आपका 5। तो इसका मतलब क्या है, मोल्स कितने हो गए, मोल्स हो गए 5। अब अपन को पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इसका मास कितना होगा। तो मास के लिए क्या है, अपने पे एक फॉर्मूला है, जैसे हम मोल्स का फार्मूला क्या करते हैं, मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास, ये करते हैं अपन, मास गिवन अपॉन मोलर मास। अब देखो स्टूडेंट, ये चीज अपन से पूछ रहा है, वो मास गिवन हमसे पूछ रहा है, और मोलर मास तो हमको पता हो सकता है भाई, मोलर मास हमको पता हो सकता है ना, और मोल्स हमने वहां पे निकाल लिए हैं। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहां रखें 5, क्योंकि मोल्स कितने हैं 5, और इस क्वांटिटी को x मान ले, और अपॉन N2 है, तो N2 का आपको पता है कितना होता है 34, कितना होगा 34, ठीक है। अब 34 आपका ये आ गया, तो यहां पे 34 में आपका जो है, यहां से आप इसको सीधा सीधा निकाल सकते हो, x की वैल्यू यहां पे आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। दूसरी बात यह है भाई, मोल्स आपको पता कर दिए, अब जो है आप जैसे जैसे मोल आपको पता चल गए तो आपने मोलर मास निकाल दिया। तो ये डिफरेंट छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको हम अपने इसमें करते रहते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कुछ लॉज हैं बेटे इसमें। लॉज, अब लॉज क्या हो सकते हैं इसमें, लॉज इसमें हो सकता है आपका कि जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और तीसरा है अपना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा है गैलुज़ाक लॉ। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये हम 9th-10th में पढ़ते थे। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन आप ये समझिए, सपोज आपके पास A प्लस B और ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो अगर आपके पास A का मास था X और B का मास था Y, तो ये क्या हो गया आपका X प्लस Y। इसका प्रोडक्ट का मास कितना हो गया X प्लस Y। तो
कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनका मास कंजर्व है। हालांकि अब जो है ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब मास एंड एनर्जी कंजर्वेशन हो गया है, क्योंकि अब ये होता है रिएक्शंस में E इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर की वजह से, कि यहाँ पे E इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर था ना, जिसमें कि कुछ एनर्जी के रूप में मास निकल जाता है रिएक्शन में से। तो अब हम इसको जो अभी जो लेटेस्ट है उसमें इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एंड एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब कोई भी जो मास है या तो वो मास के रूप में या एनर्जी के रूप में कंजर्व रहता है इस यूनिवर्स के अंदर, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के बाद जो अपना दूसरा है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, यहां से इंपॉर्टेंट ये शुरू होता है, जिसको मैं इंपॉर्टेंट समझता हूं और आपको इसको याद करने की भी जरूरत है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दूसरा हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो ए केमिकल कंपाउंड नो मैटर फ्रॉम विच इट हैज बीन ऑब्टेन्ड will have the same component and same composition by mass। इसको आप ऐसे समझिए सॉरी, कि ए केमिकल कंपाउंड no matter from where, ये दूसरा लॉ है, from where it has been obtained, तो यहां पे क्या है कि it will contain the same element, it will contain the same element combined together in same proportion by mass। तो ये आपका दूसरा लॉ है, जिसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये कह रहा है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड, चाहे आप उसे किसी भी सोर्स से ले रहे हैं, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे, और वो एलिमेंट्स जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, जिस प्रोपोर्शन में जुड़े हुए हैं बाय मास, उसी प्रोपोर्शन में वो जुड़े हुए आपको मिलेंगे। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको अगर आप समझना चाहें एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो अगर हम वाटर जो है, एक वाटर हमने लिया लैब से, लैब में हमने बनाया इसको, H2 + O2 मिला के हमने इसको बनाया। एक हमने ले लिया आपका रेन वाटर, ठीक है भाई। एक आपने ले लिया ग्राउंड वाटर समझते हैं, जो जमीन से निकल रहा है पानी, उसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं, जो हमारे घर में आ रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहने वाला है वाटर का, H2। यहाँ पे क्या फॉर्मूला रहने वाला है, H2। यहाँ पे भी H2। तो आप देखिए H2 में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसका मास कितना हुआ 16, और इसका 1 होता है तो 1:2 प्लस ये हो गया, तो यानी टोटल कितना हो रहा है 18। तो ये भी 18 और ये भी 18। यहाँ पे अगर मैं इसे कहूँ तो ये 2:16 हो रहा है, तो यानी 1:8 हो रहा है, तो 1:8 यहाँ पे है, 1:8 यहाँ पे है, तो यानी 1:8 के रेशो में
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं। लेकिन हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमने उस वाटर को खुद बनाया है या वो हमको रेन से मिला है या वो ग्राउंड वाटर है या फिर वो कोई आपका स्प्रिंग वाटर है या कोई भी वाटर है। उसके अंदर वाटर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ही बनेगा और हमेशा 1:8 के रेशो में मिलेगा। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। A chemical compound, no matter from where it has been obtained, it will contain the same element combined together in same proportion by mass. अब आज के लिए इस लेक्चर में हम यही, नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलुज़ाक लॉ और इससे आगे के टॉपिक्स। थैंक यू।